बच्चों, आपका स्वागत है इस कोर्स के नए लेक्चर में। इस कोर्स में हम लोग काइनेमेटिक्स को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। बच्चों, ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है जेई एंड नीट 2027 एस्पिरेंट्स के लिए। अभी तक इस कोर्स में हमने 3 लेक्चर देखे हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं दिए हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पहले आप वो लेक्चर्स देखें और फिर इस लेक्चर पर वापस आएँ। बेटे, आज के लेक्चर में हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर नंबर 4, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन की। बेटे, इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो हमारी हेल्प करती है किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, और किसी पर्टिकुलर टाइम पे पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी क्या है, पार्टिकल की एक्सेलरेशन क्या है, पार्टिकल ने किसी इंटरवल में कितना डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर किया है, वो सारी डिस्कशन हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन से करते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें फॉर वन डायमेंशनल मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं बेटे, dv इज इक्वल टू ए डी टी। क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो एक्सेलरेशन होती है बेटा, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होती है। तो अगर मैं dt को इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास इक्वेशन जो आ जाएगी वो आ जाएगी dv इज इक्वल टू ए डी टी, है ना बेटे। अब अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूं तो मेरे पास आएगा dv का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू ए डी टी का इंटीग्रेशन। लेकिन बेटा, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, इस वजह से एक्सेलरेशन जो है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगी। तो हम लोग लिखेंगे ए इंटीग्रेशन ऑफ dt। अब सोचो बेटा कि अगर किसी पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी जो है वो u है, तो इनिशियल वेलोसिटी का मतलब t इज इक्वल टू जीरो पे उसकी वेलोसिटी। तो t इज इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल की वेलोसिटी u है बेटा। हम जानना चाहते हैं कि t इज इक्वल टू t पे, यानी कि आफ्टर सम टाइम t उसकी वेलोसिटी कितनी है। तो हम लोग कैसे करते हैं बेटा, ध्यान से देखिए। यहां पे हमने बोला कि जब उसका टाइम जो है वो जीरो है मोशन का, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u। तो इस तरीके से लिमिट रख रहे हैं। और जब टाइम t होगा तो उसकी इनिशियल यानी कि फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v हो जाएगी। ठीक है, तो t इज इक्वल टू जीरो पे इनिशियल वेलोसिटी u है और t इज इक्वल टू t पे फाइनल वेलोसिटी v है। ये हम निकालना चाहते हैं v। तो बेटा, dv का इंटीग्रेशन हो गया v, और लिमिट्स कहां से कहां गई, u से v। एक्सेलरेशन क्योंकि कांस्टेंट है तो बेटा एक्सेलरेशन तो ऐसे ही रह गया। ठीक है, और dt का इंटीग्रेशन t हो गया। इसकी भी लिमिट कहां से कहां तक चली गई, 0 से t। तो बेटे, सबसे पहले हम अपर लिमिट रखेंगे। तो अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो अपर लिमिट होगा बेटा v और लोअर लिमिट u। तो v माइनस यू इज इक्वल टू, और 80 में अपर लिमिट रखेंगे t और लोअर लिमिट 0। तो आपके पास जो इक्वेशन बन के आई बेटा वो आ गई v इज इक्वल टू यू प्लस 80। बेटा, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। बेटे, ये इक्वेशन क्या बताती है, ये इक्वेशन बताती है वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल या वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एट एनी इंस्टेंट टी। किसी इंस्टेंट टी पे पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो कितनी है। तो बेटे, यहां पर अगर हम लोग बोलें v क्या है, तो v है बेटे फाइनल वेलोसिटी। v जो है वो है बेटा फाइनल वेलोसिटी। u क्या है बेटे, u है यहां पे इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी a क्या है, a है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है ना, और t वो टाइम है जिस टाइम पे ये फाइनल वेलोसिटी पार्टिकल की आई है। ठीक है, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है बेटे कि ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये किसी पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी के बारे में बताती है जिस पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी t इज इक्वल टू जीरो पे कितनी है, u है। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम देखेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखिए बेटा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए बच्चों हमें पता है कि वेलोसिटी किसके बराबर होता है, dx बाई डी टी या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो हम v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी लिख सकते हैं। वहां से अगर हम dt को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हम लिख सकते हैं बेटा v dt इज इक्वल टू डी एस। यहाँ पे हमने
ds में लिख दिया डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को, क्योंकि बेटा स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में अगर पार्टिकल सिर्फ आगे बढ़ता ही जा रहा है तो किसी टाइम के साथ उसकी जितनी डिस्प्लेसमेंट होगी बेटे उतनी ही उसकी डिस्टेंस कवर होगी, इसलिए हम इसको ds से भी लिख सकते हैं। सो बच्चों अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे तो ds इज इक्वल टू क्या हो गया v dt, लेकिन हमें ये तो पता है ना कि वेलोसिटी क्या है u प्लस ए टी के बराबर, अभी हमने ड्राइव किया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ds की जो वैल्यू आ गई वो आ गई u प्लस ए टी इंटू डी टी। अब सोचो कि t इज इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट कितनी थी, जीरो थी, तो t इज इक्वल टू टी पे उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, हम मान लेते हैं कि s हो जाएगी। तो अब हम अपनी लिमिट्स जो है वो इस इंटीग्रल में रख सकते हैं। तो बेटे हम कह रहे हैं कि जब टाइम जीरो था यानी इनिशियली उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी थी, जीरो थी, और जब टाइम t हो गया तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, s हो गई। इस तरीके से हम लिमिट रख रहे हैं। तो बेटा ds का जो इंटीग्रेशन होगा वो तो हो जाएगा s और इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से s। अब अगर हम u प्लस ए टी का इंटीग्रेशन दें तो ये इंटीग्रेशन क्या आएगा, देखो बेटा मैं यहां पे करके दिखाता हूं, u dt अलग से इंटीग्रेट होगा और a dt अलग से इंटीग्रेट होगा। यहां पे भी टाइम 0 से t लेंगे और यहां पे भी टाइम 0 से t लेंगे, ठीक है। अच्छा a के साथ t भी है तो a t dt लिख देते हैं। बच्चों u बाहर आ जाएगा, dt ऐसे ही रहेगा, प्लस a बाहर आ जाएगा क्योंकि a कांस्टेंट है और t dt ऐसे ही रहेगा, 0 से t और 0 से t। तो बेटा यहां पर u ऐसे ही रहा, dt का इंटीग्रेशन आ गया t, a ऐसे ही रहा और t का इंटीग्रेशन आ गया t स्क्वायर बाई 2। तो यहां पे मैंने आपको ये करके दिखा दिया कि ये वाली जो इंटीग्रेशन आ रही है वो कैसे ut प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर आ रही है, ठीक है बच्चों। अब देखो ds में जब हम अपनी लिमिट रखेंगे s में तो वो तो s माइनस जीरो यानी कि s ही आ जाएगी, और यहां पे क्या बन गया ut प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो ये आपकी बेटा फॉर्मूला बन गया या आपकी इक्वेशन बन गई सेकंड, तो इसे हम बोलेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। बच्चों ये इक्वेशन भी कब वैलिड है, ये इक्वेशन भी कब वैलिड है, जब आपका एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। जब आपका एक्सेलरेशन क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, तब ये इक्वेशन हम लोग यूज कर सकते हैं। अब यहां पे s क्या है, s जो है वो है डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t, डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t, ठीक है बच्चों। और a आपको पता ही है एक्सेलरेशन है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, और t हमें पता ही है, सबको पता है कि t जो है वो है टाइम। तो बेटा अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड को डिराइव करेंगे। अब देखिए अगर आपको पिछला लेक्चर याद है तो मैंने आपको एक्सेलरेशन कैसे बताया था, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बताया था। और उसके बाद हमने क्या किया था, इसमें ds और ds को ऊपर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया था। तो इससे जो हमारी एक्सेलरेशन आ रही थी बेटे वो v के टर्म्स में कैसे आ जा रही थी, वो आ रही थी v इंटू डी वी बाई डी एस, ठीक है। अब मैं अगर इस a को इधर मल्टीप्लाई कर दूं बेटा तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, v डी वी इज इक्वल टू ए डी एस। ये बात समझ में आई, ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था, प्रीवियस लेक्चर। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो बेटा प्लीज पहले वो लेक्चर्स देखें, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसके बाद आपको ये लेक्चर्स ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। अब देखो इसी को मैं सीधा यहाँ पे यूज कर रहा हूं कि मैं लिख सकता हूं v डी वी इज इक्वल टू ए डॉट डी एस, ठीक। अब अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है, जब t इज इक्वल टू जीरो था यानी इनिशियली अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है उस समय पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, u है, और जब डिस्प्लेसमेंट s हो गया तब पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, v हो गई। तो इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी v हो गई। तो हम लिमिट्स को वैसे ही पुट कर रहे हैं, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है तब इनिशियल वेलोसिटी u है, जब डिस्प्लेसमेंट s है तब फाइनल वेलोसिटी v है। इस तरीके से लिमिट पुट करी तो v डी वी बराबर आ गया a डी एस। अब देखो v का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा v स्क्वायर बाई टू, और जब उसमें फाइनल लिमिट पुट करेंगे यानी कि पहले अपर लिमिट तो बनेगा v स्क्वायर बाई टू, और जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो बनेगा u स्क्वायर बाई टू।
ठीक है बेटे, तो ये बन गया वी स्क्वायर बाई टू माइनस यू स्क्वायर बाई टू। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है वो ऐसे ही आ गई और ds का इंटीग्रेशन ऐसा आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है, अगर मैं 2 एलसीएम लेके उस साइड मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास जो इक्वेशन बन गई वो बन गई वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एस। सो दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगेन बेटा, ये भी इक्वेशन तब तक ही वैलिड है जब आपकी एक्सेलरेशन जो है बेटा वो कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल हो जाएगी तब हम क्या करेंगे वो हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। ठीक है, तो अगर एक्सेलरेशन आपकी कांस्टेंट है तो हम लगा सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एस। अभी तक आपको पता ही चल गया है यू क्या है बेटे, यू है इनिशियल वेलोसिटी। यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। वी क्या है, वी है फाइनल वेलोसिटी। ए क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एंड एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो बेटे हमारे पास ये आ गई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो अब हमारे पास कितनी इक्वेशन ऑफ मोशन आ चुकी है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। उनको एक बार इकट्ठा लिख लेते हैं। तो ये सारी इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा हम लोगों ने यहां पर लिख ली है। फर्स्ट है हमारी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड है बेटा हमारी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एस। मैंने अभी इसको थर्ड कराया था बट अब इसको सेकंड लिख रहा हूं, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, किसी को भी अल्टरनेटिवली यूज कर सकते हैं। और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, इसको थर्ड लिख दे रहा हूं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक और इक्वेशन मैंने लिखी है, एस वन इज इक्वल टू एस नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। याद करो जब हम लोग ये इक्वेशन ड्राइव कर t इज इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल के पास कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं थी, s जीरो था, और t इज इक्वल टू टी पे पार्टिकल के पास जो डिस्प्लेसमेंट आ गई वो s आ गई। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन रही थी बेटे वो बन रही थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। लेकिन सपोज करो कि पार्टिकल अगर इनिशियली ऑलरेडी कहीं पे जा चुका है, फॉर एग्जाम्पल जब तुमने मोशन को स्टार्ट किया काउंट करना तो t इज इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल ऑलरेडी ओरिजिन से s1 डिस्प्लेसमेंट आगे है। कितना डिस्प्लेसमेंट, s1 या s नॉट डिस्प्लेसमेंट आगे है। तो अब बताओ यहां से जब पार्टिकल t इज इक्वल टू टी पे पहुंचेगा तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा टोटल s1 वो कितना होगा। तो बेटे अभी हम क्या करते हैं, इस केस में जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट होती है उसको भी ऐड करना पड़ता है, तभी हम टोटल फाइनल डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, तो उस लिमिट को हम लोग इसमें चेंज कर देते हैं और हम ये बोल देते हैं कि जब पार्टिकल t इज इक्वल टू जीरो पे ऑलरेडी उसकी डिस्प्लेसमेंट s नॉट हो चुकी थी, जब उसके पास ऑलरेडी t इज इक्वल टू जीरो पे इट वॉज हैविंग ऑलरेडी सम डिस्प्लेसमेंट, ऑलरेडी सम डिस्प्लेसमेंट, तब बेटा आपको ये इक्वेशन यूज करनी है, जहां पे आपको क्या करना है बच्चों, यहां पर आपको s इज इक्वल टू एस नॉट प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी, ये इक्वेशन यूज करनी है ना। तो ये आपकी हम फोर्थ इक्वेशन कह सकते हैं या थर्ड इक्वेशन का एक्सटेंडेड वर्जन भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, थर्ड इक्वेशन का एक्सटेंडेड वर्जन। इज इट ओके बेटा। अब इसके बाद जो इक्वेशन मैंने एक लिखी है यहां पर वो लिखी है बेटे एस टी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी माइनस वन बाई टू ए, माइनस वन बाई टू ए। इसको कई लोग ऐसे भी लिखते हैं बेटे एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन, टू एन माइनस वन। इसे हम लोग बोलते हैं बेटा फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या बोलते हैं, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको डिटेल में आगे के लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल हम लोग इस लेक्चर में फोकस करने वाले हैं किन तीन इक्वेशन पे बेटा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एस, एंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो इस लेक्चर में फिलहाल हम इन तीनों पे फोकस करेंगे। आने वाले लेक्चर में मैं आपको एक ये इक्वेशन बनाऊंगा एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि ये जो फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन है ये किस बारे में बात कर रही है बच्चों। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बताइए क्या एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन, क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है।
इज दिस इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट? बेटा ये भी आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है क्या, या ये एक इनकरेक्ट इक्वेशन है डायमेंशनली। ठीक है, मैं आपके कमेंट सेक्शन में आपको बता दूंगा कि आप सही सोच रहे हैं या गड़बड़ सोच रहे हैं। वैसे तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ही कि ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। बच्चों, ये तीनों इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, इनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये तीनों इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, इसमें तो कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी, है ना। चलिए अब हम लोग इन तीनों इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं एक बेसिक क्वेश्चन से। क्वेश्चन कह रहा है बेटा, एक पार्टिकल है विच इज इनिशियली एट रेस्ट, टी इज इक्वल टू 0 पे वो रेस्ट पे है बेटे, और उसके पास एक एक्सेलरेशन दे दी गई है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 2 सेकेंड एंड द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन द फर्स्ट 4 सेकेंड। तो प्यारे बच्चों सोचिए, हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है ना। हमें फाइनल वेलोसिटी कौन सी इक्वेशन दे सकती है? एक तो ये दे सकती है बेटे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। और एक तीसरी वाली भी दे सकती है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एस। अब हमें ये सोचना होता है बेटा कि हमें इक्वेशन में या क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। तो बेटा गिवन तो u जीरो है और एक्सेलरेशन हमें दिया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि 2 सेकंड के बाद हमें वेलोसिटी बतानी है। तो अब आप सोचिए कि इनमें से कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसमें ये तीनों यूज हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली आप कहेंगे कि सर फर्स्ट इक्वेशन में यूज होगा, सेकंड में तो हमें एस पता ही नहीं है, इसलिए हम थर्ड इक्वेशन नहीं लगा रहे थे। तो फर्स्ट इक्वेशन लगाते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो बेटा v इज इक्वल टू हो गया u प्लस एक्सेलरेशन इंटू टाइम t, तो ये आ गया बेटा 10 मीटर पर सेकेंड। तो देखा कितनी आसानी से ये सॉल्व हो गया। बच्चों अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट को कौन सी इक्वेशन दे सकती है? एक तो थर्ड वाली ही दे सकती है, एक सेकेंड वाली दे सकती है यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर बराबर एस, एक तो ये दे सकती है, और एक थर्ड वाली दे सकती है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एस। हमेशा ऐसे सोचा करो कि किससे हमें आंसर मिल सकता है, फिर डिसाइड किया करो कि गिवन क्या है और उससे मिल क्या सकता है। अब देखो मेरे पास फाइनल वेलोसिटी भी है, लेकिन क्या ये फाइनल वेलोसिटी 4 सेकंड पे है? नहीं। तो इसका मतलब मैं थर्ड इक्वेशन यूज नहीं कर सकता हूं। मुझे कौन सी करनी चाहिए बेटा? सेकंड इक्वेशन। तो हम सेकंड इक्वेशन यूज करते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो बेटे हमारे पास एस की वैल्यू आ जाएगी, यू कितना है? यू है हमारे पास 0, टाइम 4 सेकेंड, प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन कितना है 5, और टाइम है 4, तो 4 का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से s की वैल्यू क्या आ जाएगी? हाफ ऑफ 80 स्क्वायर। तो 5 टू जा 10 4 जा 40 मीटर्स। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट जो है क्वेश्चन के वो आसानी से सॉल्व कर लिए। तो इस तरीके से हम इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर सकते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटे, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, है ना, एंड मूव्स विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑन ए स्ट्रेट रोड, फाइंड द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल इन फर्स्ट 4 सेकेंड्स टू द नेक्स्ट 4 सेकेंड्स। तो बच्चों यहां पर हमारे पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं दी हुई है ना, हमें चीजें जनरल लेके चलनी पड़ेगी। जैसे पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी कि u तो 0 है, तो हम सबसे पहले लिख देते हैं u 0 है, एंड ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब हमें एक्सेलरेशन दी नहीं है बेटे, तो हम एक्सेलरेशन क्या ले लेते हैं? a ले लेते हैं। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का रेशियो चाहिए इन फर्स्ट 4 सेकेंड। तो पहले तो हमें t इज इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा? 4 सेकेंड, और फिर अगले 4 सेकेंड यानी t2 की वैल्यू जो हो जाएगी वो 448 हो जाएगी मेरे ख्याल में, है ना। तो इसको पहले कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। हम इसके इक्वेशन को या इसके मोशन को एक बार स्ट्रेट लाइन पे डिस्क्राइब कर लेते हैं। सबसे पहले पार्टिकल स्टार्ट करता है 0 से, और उसके पास कुछ एक्सेलरेशन है और वो 4 सेकंड के लिए चलता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उसके पास कुछ फाइनल वेलोसिटी आ गई होगी। उसके बाद एक्सेलरेशन तो उसकी कांस्टेंट रहती है, लेकिन वो फिर 4 सेकंड और चलता है। तो अब हमें बताना है कि इस वाले इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट हुई S1 और इस वाले इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट हुई S2, है ना, इन दोनों का रेशियो क्या है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन फर्स्ट 4 सेकेंड टू द नेक्स्ट 4 सेकेंड। तो बच्चों अगर हम पहले इंटरवल की बात करें तो पहले इंटरवल के अंदर
हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, u है, a है और t है। तो इस इंटरवल के अंदर हम फाइनल वेलोसिटी लिख सकते हैं u प्लस ए टी। तो 0 + 4 इंटू टाइम हम मान लेते हैं कितना, अच्छा टाइम तो 4 ही और एक्सेलरेशन हम मान लेते हैं a। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो a ऐसे ही रहेगा और t स्क्वायर हो जाएगा 16। ये सेकेंड इक्वेशन होगी। बेटा अब हम इस वाले इंटरवल में देखें, तो इस वाले इंटरवल में हमारे पास S2 की वैल्यू होगी ut प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो इस इंटरवल में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, v है। यानी कि जब भी इस तरह से मोशन ब्रेक हो रहा होगा इंटरवल में, तो जो हमारा पहला इंटरवल होगा उसकी फाइनल वेलोसिटी सेकंड वाले इंटरवल के लिए फर्स्ट यानी इनिशियल वेलोसिटी की तरह काम करेगी। तो ये वाली जो वेलोसिटी है फर्स्ट इक्वेशन में, यही इस वाले मोशन के लिए u है। तो S2 इज इक्वल टू यू की वैल्यू हम ले लेते हैं 4a इंटू टी प्लस हाफ ऑफ a इंटू टी स्क्वायर, है ना, टी स्क्वायर। तो यहाँ पे भी टाइम की वैल्यू तो यहाँ पे क्या है 4 सेकेंड ही है। तो S2 की वैल्यू हो गई 4a इंटू 4 प्लस हाफ ऑफ a इंटू 16। ये S2 आ गया। अब हमें रेशो चाहिए बेटा S2/S1। तो S2 की वैल्यू, अच्छा पहले S1 लेना है। तो S1/S2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे, S1 की वैल्यू हो जाएगी 8a, 8 2 16 होता है ना, तो 8a हो गए, काट दो यहाँ से। और इस केस में क्या हो जाएगा 16a तो फर्स्ट टर्म हो गई और सेकंड टर्म कितनी हो गई 8a। तो ये हमारा आंसर हो गया 8a अपॉन में 16 और 8 24 हो जाएंगे 24a। तो मेरे ख्याल में रेशो आ गया 1:3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसी प्रॉब्लम जो होती है बेटा जिसमें हमें इंटरवल्स में काम करना होता है, उसमें एक ही चीज हमें ध्यान रखनी है कि जो सेकंड इंटरवल है उसमें जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो फर्स्ट वाले इंटरवल की फाइनल वेलोसिटी को ही हम लोग लेते हैं। इज दैट ओके? बच्चों देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इंटरवल के बेसिस पे है। क्वेश्चन कह रहा है एक पार्टिकल है बेटा जो t इज इक्वल टू 0 यानी जहां से मोशन स्टार्ट कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट कर रहा है और उस समय उसके पास एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। t इज इक्वल टू 2 सेकंड के बाद जो उसकी एक्सेलरेशन है बेटा वो हो जाती है -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पे क्या करने लगा, वो रिटार्ड करने लगा। तो जैसे ही एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी बेटा धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम होने लगेगी और एक टाइम ऐसा आएगा जब पार्टिकल रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस जर्नी, फाइंड द टोटल टाइम ऑफ जर्नी एंड फाइंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड ड्यूरिंग द जर्नी। अगर आप चाहते हैं कि ये क्वेश्चन आप खुद एक बार ट्राई करें पहले, तो आप वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन ट्राई करें और फिर मैं आपको जब सोल्यूशन बताऊंगा तो आप क्रॉस चेक करिएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। बच्चों सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखें तो पहले ये सोचो कि मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी, है ना। तो कभी भी कोई पार्टिकल जब उसकी एक्सेलरेशन पॉजिटिव होती है तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है। और वेलोसिटी इंक्रीज कब तक होगी, जब तक उस पार्टिकल की एक्सेलरेशन नेगेटिव ना हो जाए, है ना। इसका मतलब जब पार्टिकल की एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी तो वो वेलोसिटी को डिक्रीज करना शुरू कर देगा। इसका मतलब कि t इज इक्वल टू 2 पे जब वो पार्टिकल पहुंचा था तब उस टाइम पे जो इसकी वेलोसिटी थी क्या यही वेलोसिटी मैक्सिमम थी, है ना। और ये जो वेलोसिटी थी ये पहले इंटरवल की फाइनल वेलोसिटी थी। इसका मतलब अगर मैं फर्स्ट पार्ट का आंसर देना चाहता हूं v मैक्स, तो क्या ये v मैक्स फर्स्ट इंटरवल की फाइनल वेलोसिटी नहीं है? बिल्कुल है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इंटरवल, फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इंटरवल। तो बेटे हम लोग यहां पर लिख लेते हैं v मैक्स इज इक्वल टू u प्लस ए टी। बेटे इस फर्स्ट इंटरवल में u कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम कितना मिल रहा है 4 सेकेंड, 4 नहीं 2 ही सेकेंड मिल रहे हैं। तो ये हमारे पास आ गया बेटा 2 + 4 2 जा 8 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब बेटा ये है कि जब पार्टिकल यहां पहुंचा t इज इक्वल टू 2 पे तो वो कितने से चल रहा था 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था। अब सेकेंड इंटरवल के बारे में सोचो। सेकेंड इंटरवल में आपके पास जो वेलोसिटी है वो फर्स्ट इंटरवल की जो फाइनल वेलोसिटी है वही सेकेंड इंटरवल की क्या होगी इनिशियल वेलोसिटी। तो इस v मैक्स को ही हम सेकेंड इंटरवल में इनिशियल वेलोसिटी मानेंगे। इसकी एक्सेलरेशन अब कितनी है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और अब फाइनली वो रुक जा रहा है।
तो अगर मैं सेकेंड इंटरवल में v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दूं बेटा, तो v 0 है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज कर रहे हैं। u कितना है 10, a कितना है -2 और टाइम कितना है बेटे, वो तो हमें निकालना है। तो कितने टाइम में ये हो जाएगा, 5 सेकेंड में ये रुक जाएगा। तो बेटा ये इंटरवल जो आ गया ये 5 सेकेंड का हो गया। तो टोटल टाइम कितना हो चुका होगा, 2 सेकेंड तो यहां तक हो गए थे और ये इंटरवल 5 सेकेंड का है। तो जब वो रुका होगा तो टोटल टाइम कितना हो चुका होगा बेटा, 7 सेकेंड। तो ये टोटल जर्नी कितने की हो गई, 7 सेकेंड की हो गई। ठीक, अब पूरी जर्नी में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो पहले इंटरवल की जर्नी S1 मान लेंगे, दूसरे इंटरवल की जर्नी S2 मान लेंगे। तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट होगा बेटे वो कितना होगा, S1 प्लस S2। अब S1 में हम क्या लिख सकते हैं, यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो U इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए इंटू टी स्क्वायर, ये तो मैंने लिखा S1। और S2 में क्या लिख सकते हैं, यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी, इसका U है 10, टाइम लग रहा है 5 प्लस हाफ ऑफ, ठीक है इसको थोड़ा सा मैं डिस्प्लेस कर देता हूं, प्लस हाफ ऑफ, यहां पे बेटा अब a कितना है हम लोगों के पास, -2 ना, तो -2 इंटू टी स्क्वायर, यहां पे टाइम कितना लग रहा है 25, क्योंकि टी स्क्वायर 25 हो जाएगा क्योंकि 5 और 5 है, ठीक है। तो 2 से ये 2 चला गया, यहां पे देखो कितना आ रहा है, यहां पे आ रहा है 4 प्लस 8 12, और यहां पे कितना आ रहा है 50 माइनस 25, तो यहां से 25 बचा इफेक्टिवली और यहां से 12 बचा, तो 12 प्लस 25, तो मेरे ख्याल में तो 37 मीटर इसकी टोटल जर्नी की जो डिस्प्लेसमेंट है वो आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा ये इंटरवल पे बेस्ड अगेन एक क्वेश्चन। बच्चों इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड और भी क्वेश्चन मैं जल्दी ही लेकर के अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में आऊँगा। अगर आपको ये कोर्स पसंद आ रहा है तो ज़रूर इस लेक्चर को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को ग्रो करने में मदद करें ताकि मैं और बच्चों तक भी अपने लेक्चर्स को पहुंचा पाऊं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको लेक्चर्स में और कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए या मैं किस और टॉपिक पे नए लेक्चर्स ला सकता हूं। आज के लिए इतना ही।